ठीक है, क्या होता है एसएपी बता सकते हो फिर? फुल फॉर्म क्या होता है एसएपी का? ओके, और क्या बता सकते हो? क्या बताया, फुल फॉर्म क्या बताया? ओके, ठीक है। देखो एसएपी, एसएपी मतलब क्या होता है फिर? सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग, राइट? क्या है एसएपी का फुल फॉर्म फिर? सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग, राइट? और ये जो है एसएपी, एसएपी मतलब क्या है फिर? ये इनके सॉफ्टवेयर का भी नेम है और कंपनी का भी नेम सेम है, राइट? जैसे एसएपी एससी, एसएपी एससी ये क्या है? एक कंपनी है, जर्मन बेस्ड कंपनी है। और ये कंपनी कब स्टार्ट हुई थी फिर? 1972 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। और इनका जो मेन प्रोडक्ट है, तो उस मेन प्रोडक्ट का नेम क्या है उनके? एसएपी ईआरपी, राइट? एसएपी क्या होता है हमने देखा यहाँ पे। एसएपी मतलब क्या है फिर? सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग। और इसमें ईआरपी जो है, ईआरपी का मतलब क्या होता है फिर? इंटरप्राइज रिसोर्स, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये क्या है? इनका मेन प्रोडक्ट है, राइट? ईआरपी क्या है इनका? ये मेन प्रोडक्ट है, ओके। और देखो जैसे यहाँ पे एसएपी जो है, एसएपी क्या है फिर? यहाँ पे उनका प्रोडक्ट का नेम भी है और कंपनी का भी नेम है। जैसे तुमने सुना होगा जेरॉक्स, राइट? जेरॉक्स कंपनी, ये क्या है? जेरॉक्स क्या है? ये कंपनी का नेम है। और उनका जो प्रोडक्ट है, मतलब प्रिंटिंग मशीन जो है उनका, ये क्या है? प्रिंटिंग मशीन क्या है? एक प्रोडक्ट है उनका। जैसे नेम उन्होंने दिया है जेरॉक्स, राइट? सेम उसी तरह से जैसे जैसे भी अगर आप देखोगे तो वो क्या है? वो एक एक्सकेवेटर है। लेकिन उस कंपनी ने क्या किया है? उनका जो प्रोडक्ट है वो, तो उसे भी नेम क्या दिया है? सेम दिया है। तो सेम उसी तरह से एसएपी ने भी यहाँ पे क्या किया है? सेम जो नेम है, मतलब जो कंपनी का नेम है वही उन्होंने दिया है उनके प्रोडक्ट के लिए, राइट? और इस कंपनी का मेन प्रोडक्ट कौन सा है फिर? एसएपी ईआरपी। इसके अलावा भी इस कंपनी के और भी प्रोडक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल सीआरएम, राइट? या एचसीएम, देन पीएलएम, राइट? तो इस तरह से और भी बहुत सारे प्रोडक्ट इनके मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा जो यूज किया जाने वाला प्रोडक्ट है वो कौन सा है? एसएपी ईआरपी, राइट? और जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी फिर, तो ये कंपनी स्टार्ट होने के बाद इन्होंने क्या किया था? कुछ प्रोडक्ट उनके मार्केट में रिलीज किए थे, जैसे कि R1, देन R2 या R3। इस तरह से प्रोडक्ट उन्होंने कुछ मार्केट में रिलीज किए थे। और जब R3 प्रोडक्ट उन्होंने रिलीज किया था, तो उस समय ये जो सॉफ्टवेयर था इनका, ये बना था कम्प्लीटली ईआरपी सॉफ्टवेयर, राइट? अभी ये R1, R2, R3 क्या होते हैं तो ये हम देखेंगे बाद में, राइट? लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो ईआरपी सॉफ्टवेयर होते हैं, ये ईआरपी सॉफ्टवेयर किस लिए यूज किए जाते हैं, ये हम देखते हैं, राइट? तो देखो ईआरपी, ईआरपी मतलब क्या है फिर? यहाँ पे इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इंटरप्राइज मतलब क्या होता है फिर? कंपनी, फर्म या ऑर्गेनाइजेशन, ओके। देन रिसोर्सेज, फिर एक कंपनी के अंदर रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? यस, कौन से रिसोर्सेज होते हैं? यस, रिसोर्सेज कौन से होते हैं कंपनी में? कंपनी के प्रोडक्ट, ओके। और कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं? देखो रिसोर्सेज कौन से होते हैं? मटेरियल, मैन पावर, मनी, मशीनरीज, मार्केटिंग, मेथड, ये सभी क्या होते हैं? एक कंपनी के रिसोर्सेज होते हैं, राइट?
और उसके बाद है प्लानिंग। प्लानिंग मतलब क्या होता है फिर वेल यूटिलाइजेशन। प्लानिंग मतलब क्या होगा, वेल यूटिलाइजेशन। तो ये जो ईआरपी सॉफ्टवेयर होते हैं, ये ईआरपी सॉफ्टवेयर किस लिए यूज किए जाते हैं फिर, तो एक कंपनी के अंदर जो भी रिसोर्सेज है उन सभी रिसोर्सेज की वेल प्लानिंग या वेल यूटिलाइजेशन करके मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करने के लिए ये ईआरपी सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, राइट। और देखो अभी क्या होता है, जिस तरह से एसएपी एक ईआरपी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, उसी तरह से मार्केट में और भी बहुत सारे ईआरपी प्रोवाइडर्स अवेलेबल है। और उन सभी का पर्पस क्या होता है फिर, सेम, एक कंपनी की रिसोर्सेस मैनेज करना। और मार्केट में अगर आप देखोगे ईआरपी प्रोवाइडर्स कौन कौन से होते हैं, ईआरपी प्रोवाइडर्स या ये मार्केट में बता सकते हो? यस, कौन कौन से ईआरपी प्रोवाइडर्स मार्केट में अवेलेबल है? टैली तुम सबने सुना होगा, राइट? सुना है क्या नहीं? राइट, सुना है, ओके। टैली, उसके बाद ओरेकल, इन्हें भी तुम में से किसी ने सुना होगा, बट कुछ लोगों ने सुना होगा जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, उन्हें में भी सुना होगा, राइट। टैली, ओरेकल, उसके बाद बान, देन जेडी एडवर्ड्स, ठीक है, जेडी एडवर्ड्स, इसके बाद पीपलसॉफ्ट, ओके, पीपलसॉफ्ट, देन सेज, ठीक है, सेज, देन वर्कडे, ओके, वर्कडे, सर्विस नाउ, ठीक है, सर्विस नाउ। तो ऐसी बहुत सारी कंपोनेंट जो मार्केट में अवेलेबल है जो कि ईआरपी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, राइट। लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो कौन से कंपनी का ईआरपी सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, एसएपी का। क्या रीजन होगा फिर उसके पीछे? ओके, और क्या बता सकते हो? ओके, देखो सबसे पहले जो है इसमें क्या रीजन है इसके पीछे सबसे ज्यादा यूज किए जाने का, तो ये जो सॉफ्टवेयर है ग्लोबली अवेलेबल है, मतलब भी ऑलमोस्ट 180 प्लस कंट्रीज में इनकी सर्विस अवेलेबल है। और कई बार क्या होता है, जो सर्विस हमारे नियर बाय प्लेसेस पे अवेलेबल है हम क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं वही यूज करना, राइट। राइट, और इसके अलावा अगेन ये जो सॉफ्टवेयर है ये अवेलेबल है 44 डिफरेंट लैंग्वेजेस में, 44 डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। और इसके अलावा इसके जो सर्विस पार्टनर है ग्लोबली 2900 सर्विस पार्टनर इसके अवेलेबल है। सर्विस पार्टनर मतलब कौन एग्जैक्टली, तो जो एसएपी के रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ऑथराइज सर्विस पार्टनर, ओके, या इसके अलावा एसएपी के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ओके, या तो वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए लाइसेंसिंग का पार्ट, लाइसेंसिंग के रिलेटेड वर्क करते हैं, या तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए हेल्प करते हैं या इम्प्लीमेंटेशन कराते हैं एसएपी का। तो ऐसे जो सर्विस पार्टनर है एसएपी के कितने हैं, 2900। और ग्लोबली अगर इनका कस्टमर बेस अगर आप देखोगे तो 4,50,000 से ऊपर इनका कस्टमर बेस अवेलेबल है ग्लोबली, ओके। और इसके अलावा ये जो है ये क्या करते हैं, तुम्हें ऑल इन वन सर्विस तुम्हें ये प्रोवाइड करते हैं, राइट। अब ये जो ऑल इन वन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, तो जैसे देखो बाकी की जो कंपनीज यहाँ पे जैसे टैली, ओरेकल, बान, जेडी एडवर्ड्स, पीपलसॉफ्ट, ये जो कंपनीज ये क्या करती है, लिमिटेड सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल टैली, ओरेकल जो ये क्या करते हैं, तुम्हें फाइनेंस रिलेटेड स्ट्रॉन्ग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। या इसके अलावा अगर बान देखोगे तो बान मेनली तुम्हें सर्विस प्रोवाइड करता है प्रोक्योरमेंट के रिलेटेड, ठीक है। बान को किसके लिए सर्विस प्रोवाइड करेगा, तुम्हें प्रोक्योरमेंट के लिए सर्विस प्रोवाइड करेगा मेनली। सेम उसी तरह से पीपलसॉफ्ट जो है ये एचआर रिलेटेड सर्विसेज तुम्हें प्रोवाइड करेगा, राइट। लेकिन क्या एक कंपनी में कोई एक स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है क्या? नहीं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये, ओके, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और इस कंपनी को अगर इनका बिजनेस रन करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा इन्हें, कौन सी बिजनेस एक्टिविटीज यहाँ पे करनी पड़ेगी? जैसे देखो मेन पर्पज क्या रहेगा उस कंपनी का, प्रोडक्ट सेल करना, प्रोडक्ट बना के वो मार्केट में सेल करना। लेकिन प्रोडक्ट बनाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, रॉ मटेरियल, राइट। और रॉ मटेरियल सभी, ऐसा पॉसिबल है क्या कि सभी रॉ मटेरियल उसी कंपनी में अवेलेबल रहेगा? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा फिर यहाँ पे, इस कंपनी का जो बिजनेस है वो रन अगर करना है तुम्हें, तो सबसे पहले तुम्हें उसमें कुछ मटेरियल परचेस भी करना पड़ेगा, राइट।
मटेरियल परचेस करना पड़ेगा। परचेस करने के बाद उसे तुम डायरेक्टली यूज करोगे क्या? नहीं करोगे यूज। मटेरियल डायरेक्ट यूज करोगे क्या? नहीं। तो इसीलिए कुछ दिनों के लिए उसे स्टोर भी करना पड़ेगा। स्टोर करने के बाद अगेन तुम्हें उसे यूज करना पड़ेगा, मतलब कि प्रोडक्शन करोगे, राइट। मतलब रॉ मटेरियल से लेकर क्या करोगे, फाइनल प्रोडक्ट बनाओगे, मतलब प्रोडक्शन, या उसे कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग। ओके, प्रोडक्शन को क्या कहा जाता है? मैन्युफैक्चरिंग, राइट। और इसके बाद प्रोडक्शन करने के बाद अगेन क्या करोगे? सेल्स। ठीक है, प्रोडक्शन करने के बाद अगेन सेल्स करोगे। और सेल्स अगर कर रहे हो तो परचेस या सेल अगर तुम कर रहे हो तो ऑब्वियसली तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो फाइनेंस के रिकॉर्ड्स है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो ट्रांजेक्शन है वो तुम्हें रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने किसी वेंडर से मान लो कुछ मटेरियल परचेस किया है, ओके, तो कितने अमाउंट का मटेरियल तुमने परचेस किया है इसके रिकॉर्ड्स तुम्हें रखने पड़ेंगे, क्योंकि बाद में पेमेंट भी तो पे करनी है उसे, राइट। या इसके अलावा अगर तुम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो कितने अमाउंट का प्रोडक्ट तुमने सेल किया है इसके भी रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे, राइट। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, अकाउंटिंग रिलेटेड भी एक्टिविटीज होगी। ठीक है, अकाउंटिंग या ये सभी एक्टिविटीज अगर एक कंपनी में कर रहे हो तुम, तो इसके लिए ऑब्वियसली तुम्हें मैन पावर लगेगी। और वो मैन पावर हैंडल करने के लिए अगेन एचआर रिलेटेड भी एक्टिविटीज होगी। और अगर ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में वर्क करे तो क्या ऐसा होगा, क्या वो कंपनी कंटिन्यूसली एक ही प्रोडक्ट सेल करती रहेगी? उन्हें न्यू इन्वेंशन भी करना पड़ेगा कुछ, राइट। तो इसके लिए अगेन क्या होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी की जाएगी। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी यहाँ पे की जाएगी। मतलब क्या, देखो एक कंपनी में ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज तुम्हें करनी पड़ेगी, परचेस, स्टोर, प्रोडक्शन, सेल्स, अकाउंटिंग, राइट। ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज तुम्हें एक कंपनी में करनी पड़ेगी। और इसके लिए फिर अभी मान लो तुम क्या करो, जैसे परचेसिंग के लिए तुम ले रहे हो बार्न सॉफ्टवेयर, या इसके अलावा इन्वेंट्री के लिए मान लो कोई दूसरा सॉफ्टवेयर ले रहे हो तुम, अगेन प्रोडक्शन के लिए कोई अलग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, सेल्स के लिए अगेन अलग, देन अकाउंटिंग के लिए अलग। तो इससे क्या होगा, एक कंपनी के पास बहुत सारे सर्विस पार्टनर रहेंगे, राइट। मतलब तुम अकाउंटिंग के लिए फॉर एग्जांपल टैली या ओरेकल ले रहे हो, परचेस के लिए मान लो तुम बार्न ले रहे हो, तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास क्या हुआ, यहाँ पे दो सर्विस पार्टनर हुए, एक बार्न के लिए और एक टैली या ओरेकल के लिए, राइट। और उनके साथ रिलेशन मेंटेन करना है, वो सभी मतलब अलग अलग सॉफ्टवेयर के लिए अलग अलग स्किल सेट के पर्सन रखना, ये भी एक कंपनी के लिए क्या है, एडाक है, राइट। मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ये सभी अलग अलग स्किल सेट के एम्प्लॉयज मेंटेन करना एक कंपनी के लिए, राइट। तो इसीलिए कंपनी क्या करती है, यहाँ पे अलग अलग कंपनी के सॉफ्टवेयर न लेकर वो क्या करेंगे, ऑब्वियसली वो जाएंगे किसी भी एक पर्सन के पास या किसी एक कंपनी के पास जो कि उन्हें सभी सर्विसेज एक सिंगल सॉफ्टवेयर में प्रोवाइड कर दे, राइट। तुम खुद सोच के देखो, अगर तुम्हें मान लो 4-5 सर्विस तुम्हें लगती है, तो वो 4-5 सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अगेन 4-5 वेंडर मान लो मार्केट में अवेलेबल है, तो तुम कौन सा प्रेफर करोगे, उन सबसे अलग अलग सर्विस लोगे या किसी एक ही पर्सन से वो सभी सर्विसेज लोगे? एक ही पर्सन से लोगे, राइट। इसीलिए कंपनीज क्या करती है, यहाँ पे कंपनीज प्रेफर करती है यहाँ पे एसएपी, क्योंकि ये एसएपी का सॉफ्टवेयर क्या करता है, तुम्हें ऑल इन वन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ओके, और ये जो जितने भी बिजनेस प्रोसेस तुम्हें यहाँ पे दिख रहे हैं, परचेस या इन्वेंट्री, मतलब स्टॉक, प्रोडक्शन, सेल्स, अकाउंटिंग, एचआर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन सब के लिए एसएपी क्या करता है, ऑल इन वन सॉल्यूशन तुम्हें प्रोवाइड करता है। ऑल इन वन सॉल्यूशन कैसे है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, एसएपी में दो टाइप के मॉडल्स होते हैं। एक होता है फंक्शनल मॉडल, ठीक है, फंक्शनल मॉडल। फंक्शनल मॉडल में कौन कौन से आते हैं फिर, फीको, एमएम, उसके बाद एसडी, पीपी, क्यूएम, डब्ल्यूएम या एचसीएम, ये सभी जो है ऐसे 60+ फंक्शन मॉडल जो एसएपी में अवेलेबल है। ओके, और ये सभी मॉडल तुम किस लिए यूज करोगे, फिर एक कंपनी का बिजनेस रिकॉर्ड करने के लिए, उसकी बिजनेस एक्टिविटीज रिकॉर्ड करने के लिए तुम इसे यूज करोगे। जैसे इसमें से जो है फीको, फीको मतलब क्या है, फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग। इसका यूज किस लिए होता है, फिर तो एक कंपनी में अकाउंटिंग रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन किए जाते हैं वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए तुम इस मॉडल का यूज करोगे। इसके अलावा अगेन कंपनी में जो परचेस या इन्वेंटरी रिलेटेड जो एक्टिविटीज की जाती है वो मैनेज करने के लिए ईएमएम मॉडल का यूज किया जाता है, जो कि हम देखने वाले हैं डिटेल में, राइट। इसके अलावा एसडी जो है सेल्स रिलेटेड जो एक्टिविटीज की होती है एक कंपनी में, तो वो मैनेज करने के लिए एसडी का मॉडल रहेगा। प्रोडक्शन की एक्टिविटीज मैनेज करने के लिए अगेन पीपी मॉडल रहेगा।
क्वालिटी जो तुम्हें चेक करनी है, जैसे रॉ मटेरियल परचेस करोगे या फिनिश प्रोडक्ट जब सेल करोगे मार्केट में, तो क्वालिटी चेक करके ही तुम करोगे कोई भी चीज, राइट। अगर रॉ मटेरियल ले रहे हो, उसे तुम यूज करने वाले हो, तो ऑब्वियसली पहले क्वालिटी चेक करोगे, और अगर क्वालिटी अच्छी रही तो ही तुम उसे यूज करोगे, अदरवाइज तुम उसे उस मटेरियल को वेंडर को रिटर्न कर दोगे, राइट। यस। और इसके अलावा अगेन डब्ल्यूएम जो है, डब्ल्यूएम मतलब वेयर हाउस मैनेजमेंट, और ये भी यूज किया जाता है स्टॉक हैंडल करने के लिए या इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए, ओके। और इसके अलावा है एचसीएम, सॉरी यस एचसीएम, एचसीएम किस लिए होता है ये? एचसीएम मतलब क्या है फिर? ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट। ये किसके लिए यूज किया जाता है फिर? किस लिए होता है? ऑब्वियसली जो पीपल्स रहेंगे उस कंपनी के, जो एम्प्लॉयज रहेंगे वो हैंडल करने के लिए, उनके पेरोल मेंटेन करने के लिए, अटेंडेंस मेंटेन करने के लिए, या उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम जो रहेंगे, तो उसका मैनेजमेंट के लिए ये जो एचसीएम का मॉडल है ये यूज किया जाएगा, ठीक है। यस। अभी इसमें से हमें कौन सा देखना है फिर? एमएम, राइट। देखो ये सभी क्या है? ये फंक्शन मॉडल है। इसके अलावा टेक्निकल मॉडल भी एसएपी में अवेलेबल है। टेक्निकल मॉडल कौन से है फिर? राइट। टेक्निकल मॉडल जो है, कौन कौन से टेक्निकल मॉडल? तो अबैप है, उसके बाद बेसिस है, ओके, देन आईएस है, या इसके अलावा एएलई है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन और सारे टेक्निकल मॉडल भी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। और ये सभी मॉडल्स यहाँ पे अवेलेबल है। देखो फंक्शन मॉडल कितने अवेलेबल? यहाँ पे 60 प्लस फंक्शन मॉडल्स अवेलेबल है, और इन मॉडल का यूज करके तुम क्या कर सकते हो फिर? ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी कंपनी का बिजनेस तुम एसएपी के सॉफ्टवेयर में मैनेज कर सकते हो। और इन केस मान लो उस कंपनी का बिजनेस जो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि तुम स्टैंडर्ड एसएपी के सॉफ्टवेयर में वो बिजनेस मैनेज नहीं कर सकते, तो उस समय तुम क्या करोगे? यहाँ पे ये जो यहाँ पे न्यू मॉडल, मतलब एक मॉडल, टेक्निकल मॉडल जो यहाँ पे अब इस मॉडल का यूज करके तुम आगे न्यू फंक्शनलिटीज डेवलप कर सकते हो। जो भी उस कंपनी का बिजनेस है, जैसे भी उस कंपनी का बिजनेस है, या जो भी उस बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर तुम एसएपी के सॉफ्टवेयर में डेवलपमेंट कर सकते हो, और वो डेवलपमेंट करने के लिए फिर अब इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है, राइट। लेकिन इसमें से हमें कौन सा सीखना है अभी? एमएम हमें सीखना है, ओके। एमएम क्या होता है? एमएम में फिर बता सकते हो? यस, एमएम में क्या होता है बता सकते हो? ओके। और यस, देखो सबसे पहले तो एमएम मतलब क्या है फिर? मटेरियल मैनेजमेंट, राइट। क्या क्या होता है फिर इसमें? क्या होता होगा इसमें? ओके। और क्या बता सकते हो? देखो एमएम जो है मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ओके। फर्स्ट जो पार्ट है इसमें वो है प्रोक्योरमेंट, ओके। प्रोक्योरमेंट, या इसे क्या कहा जाता है? P2P भी या इसे कहा जाता है P2P, प्रोक्योरमेंट, परचेसिंग, या P2P साइकिल। ये तीनों भी क्या होते हैं? एक ही है, ओके। इंडस्ट्रियल टर्मिनोलॉजी में तुम्हें ज्यादा तो सुनने को मिलेगा P2P साइकिल, प्रोक्योरमेंट की जगह P2P तुम्हें सुनने को मिलेगा। प्रोक्योर टू पे मतलब वेंडर से मटेरियल लेने से लेकर उसे पेमेंट पे करने तक की जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है P2P, प्रोक्योर टू पे, ठीक है। इस P2P साइकिल। और सेकंड जो है, सेकंड होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ओके। P2P साइकिल और इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऐसे दो पार्ट में जो है एमएम का मॉडल डिवाइड किया जाता है। और अभी इसके अंदर क्या होता है? अगेन सब पार्ट आते हैं इसके, जैसे प्रोक्योरमेंट जो है, इसमें अगेन क्या होता है? दो मेन पार्ट आएंगे प्रोक्योरमेंट के। कौन कौन से? वो दो। तो देखो फर्स्ट जो है इसमें, फर्स्ट है बेसिक प्रोक्योरमेंट, ठीक है, बेसिक प्रोक्योरमेंट। और सेकेंड है स्पेशल प्रोक्योरमेंट, ठीक है, बेसिक प्रोक्योरमेंट और स्पेशल प्रोक्योरमेंट। इसके बाद अभी जो बेसिक प्रोक्योरमेंट है, बेसिक प्रोक्योरमेंट में दो पार्ट आते हैं अगेन, ओके। देखो सबसे पहले क्या है? प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट में दो टाइप, बेसिक और स्पेशल। अगेन स्पेशल में दो टाइप, और सॉरी बेसिक में दो टाइप और स्पेशल में 6 टाइप। कौन कौन से होते हैं देखते हैं, राइट। बेसिक में क्या है फिर?
दो टाइप है, कौन कौन सा ये? प्रोक्यूरमेंट फॉर स्टॉक मटेरियल इस प्रोक्यूरमेंट फॉर स्टॉक मटेरियल, और इसके बाद सेकंड जो इसमें इस प्रोक्यूरमेंट फॉर नॉन स्टॉक मटेरियल, राइट? क्या होता है स्टॉक प्रोक्यूरमेंट, नॉन स्टॉक प्रोक्यूरमेंट, देखते हैं, राइट? या तुम इसे ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है, इसी तरह से रहेगा। प्रोक्यूरमेंट फॉर स्टॉक मटेरियल, प्रोक्यूरमेंट फॉर नॉन स्टॉक मटेरियल, या ऐसे भी कह सकते हो स्टॉक प्रोक्यूरमेंट और नॉन स्टॉक प्रोक्यूरमेंट। ओके, स्टॉक प्रोक्यूरमेंट, नॉन स्टॉक प्रोक्यूरमेंट ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है? जैसे तुम्हें समझ आए उसे बस याद रखना। ओके, यस। इसके बाद अगेन स्पेशल प्रोक्यूरमेंट, जो इसमें कितने टाइप से, फिर कौन कौन से होंगे वो? देखो, सबसे पहले तो इसमें पाइपलाइन प्रोक्यूरमेंट, ठीक है, पाइपलाइन प्रोक्यूरमेंट। इसके बाद सेकंड है कंसाइनमेंट, ठीक है, कंसाइनमेंट। ठीक है, कंसाइनमेंट प्रोक्यूरमेंट, बाकी मैं इधर ले लेता हूँ। ओके, ठीक, कंसाइनमेंट प्रोक्यूरमेंट। थर्ड कौन सा होता है इसमें फिर? इस फर्स्ट पाइपलाइन, देन कंसाइनमेंट, उसके बाद आरटीपी, आरटीपी। ओके, और यस, आरटीपी मतलब क्या होता है फिर? रिटर्नेबल ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग, राइट? रिटर्नेबल ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग, ठीक है, रिटर्नेबल ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग। फोर्थ इसमें सब कॉन्ट्रैक्टिंग, सब कॉन्ट्रैक्टिंग। फिफ्थ है थर्ड पार्टी, ठीक है, थर्ड पार्टी। और सिक्स है एसटीओ, एसटीओ। एसटीओ मतलब भी क्या होता है फिर? स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर, राइट? यस, ये 6 टाइप की प्रोक्योरमेंट जो है होते हैं, राइट? स्पेशल प्रोक्योरमेंट। इसके बाद इन्वेंट्री जो है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या क्या आएगा फिर? यस, क्या क्या आएगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट में? क्या बता सकते हो? देखो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या क्या आता है? गुड्स रिसीव्ड, गुड रिसीव्ड, उसके बाद गुड्स इशू, देन स्टॉक ट्रांसफर, स्टॉक ट्रांसफर। इसके अलावा होता है ट्रांसफर पोस्टिंग, ट्रांसफर पोस्टिंग। देन फिर तो होता है फिजिकल इन्वेंट्री, ये फिजिकल इन्वेंट्री। और सिक्स होता है इसमें रिजर्वेशन,
ठीक है, रिजर्वेशन, राइट। यस, ये सभी कहाँ पे आएगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है यहाँ तक, ओके। तो देखो एमएम का मॉडल दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। फर्स्ट जो है प्रोक्योरमेंट, देन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। प्रोक्योरमेंट में दो टाइप की प्रोक्योरमेंट, बेसिक प्रोक्योरमेंट, स्पेशल प्रोक्योरमेंट। बेसिक प्रोक्योरमेंट में अगेन दो टाइप, स्टॉक प्रोक्योरमेंट, नॉन स्टॉक प्रोक्योरमेंट। स्पेशल प्रोक्योरमेंट में 6 टाइप, ओके। फर्स्ट पाइपलाइन, कंसाइनमेंट, आरटीपी मतलब ये रिटनेबल ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग, देन सब कॉन्ट्रैक्टिंग, थर्ड पार्टी, एसटीओ, राइट। यस, ये सभी पार्ट में जो है एमएम का मॉडल डिवाइड किया जाएगा। और अगेन इन्वेंट्री में कौन से, फिर क्या क्या है इन्वेंट्री में, गुड रिसीव, गुड्स इश्यू, स्टॉक ट्रांसफर, ट्रांसफर पोस्टिंग, फिजिकल इन्वेंट्री और रिजर्वेशन, ये सब रहेगा इन फिजिकल मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ओके। यस, ये सब कुछ जो है, जो भी मैंने मेंशन किया अभी तक, ये सब हम देखने वाले, स्टॉक प्रोक्योरमेंट, नॉन स्टॉक प्रोक्योरमेंट या स्पेशल प्रोक्योरमेंट या जो इन्वेंट्री का जो ये पार्ट है, ये सभी हम देखने वाले एमएम में। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे टॉपिक्स है, राइट, जैसे कि एमआरपी रहेगा अगेन, राइट। एमआरपी, एमआरपी मतलब क्या होता है, फिर मटेरियल क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। यहाँ पे क्या होगा, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लान, ओके। यहाँ पे एमआरपी का मतलब क्या है, यस, मटेरियल रिक्वायरमेंट क्या होता है, ओके, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, राइट। किस लिए होता है ये भी हम आगे देखेंगे। इसके अलावा भी होता है, जैसे रिलीज स्ट्रैटेजी होती है, प्राइसिंग प्रोसीजर होती है, एलएसएमडब्ल्यू होता है, राइट। तो क्या और भी बहुत सारे टॉपिक्स है, लेकिन मेन पार्ट जो इसमें से कौन सा रहेगा एमएम का, तो ये दो जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए, प्रोक्योरमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये दो जो है ये मेन पार्ट रहेगा, राइट। तो इसमें से देखो फर्स्ट जो है हम ये देखते हैं P2P साइकिल एग्जैक्टली क्या होता है वो देखेंगे, क्योंकि ये जो जो भी तुम स्पेशल प्रोक्योरमेंट करोगे या बेसिक प्रोक्योरमेंट करोगे तो वो सभी होगी तुम्हारी P2P साइकिल के बेसिस पे। अगर तुम P2P समझ गए क्या होता है एग्जैक्टली, तो तुम ये बाकी के सभी जो प्रोक्योरमेंट है, जो बेसिक प्रोक्योरमेंट या जो स्पेशल प्रोक्योरमेंट वो क्या होती है वो तुम समझ पाओगे, राइट। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा एमएम में, P2P साइकिल। कुछ तुम अगर एमएम का कोर्स कर रहे हो, तुम्हें कुछ आता हो या ना आता हो, तुम्हें P2P साइकिल आनी ही चाहिए। और अगर P2P साइकिल भी अगर नहीं आएगी तो फिर एमएम का कोर्स करके भी कोई फायदा नहीं, राइट। यस, तो देखो P2P साइकिल मतलब क्या होता है एग्जैक्टली वो हम देखते हैं। और देखो क्या होता है फिर P2P या प्रोक्योरमेंट कब करनी पड़ती है तुम्हें, अगर तुम्हारे कंपनी में कोई मटेरियल या सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, तो वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए तुम्हें P2P साइकिल रन करना होता है, राइट। देखो फॉर एग्जांपल ये कंपनी है, कौन सी कंपनी, ये मान लो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और इस कंपनी को अगर इनका बिजनेस रन करना है तो क्या करना पड़ेगा, इन्हें कुछ मटेरियल या सर्विसेज इन्हें परचेस करनी पड़ेगी। और कहाँ से परचेस करेंगे फिर ये मटेरियल या सर्विसेज, एक बाहर के कंपनी से। लेट्स सपोज यहाँ पे एक कंपनी है या ये वेंडर है, इस वेंडर से तुम्हें कुछ मटेरियल या सर्विसेज परचेस करनी है, राइट। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, इसके लिए तुम्हें एक P2P साइकिल कंप्लीटली रन करना पड़ेगा। तो उस P2P साइकिल में क्या होता है एग्जैक्टली वो पहले देखते हैं, और फिर उसे वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे हम कि कौन सा इसके लिए करना पड़ता है, राइट। तो जैसे P2P जो है क्या होगा, इसमें कुछ स्टेप्स रहेगी। और साइकिल क्यों कहा जाता है उसे, क्योंकि कंटिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस है। मतलब एक बार तुम्हें मटेरियल चाहिए, उस वेंडर से परचेस करोगे, वो मटेरियल कंज्यूम करोगे, कंज्यूम करने के बाद फिर से तुम्हें मटेरियल लगेगा, तो फिर से तुम्हें वो साइकिल जो है अगेन कंटिन्यू करनी पड़ेगी। और वो जो साइकिल है फिर उस साइकिल में क्या क्या आता है, देखो सबसे पहले आता है उसमें पीआर। पीआर मतलब क्या होता है, परचेस रिक्वेशन। तो
नोट करने के तुम्हें ये करना है तो कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट क्या है फिर परचेस रिक्वेशन, और परचेस रिक्वेशन अगर तुम्हें क्रिएट करना है एसीपी के सॉफ्टवेयर में तो कहाँ से क्रिएट कर सकते हो, ये ME51N यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ये टी कोड है, ये टी कोड क्या होते हैं, कैसे इसका यूज होता है, ये भी हम आगे देखेंगे। अभी बस नोट कर रहे हो तो ये भी नोट कर लेना टी कोड भी उसके साथ। ओके, उसके बाद होता है RFQ। RFQ मतलब क्या होता है फिर, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। और इसके बाद थर्ड होता है PO। ओके, अब देखो RFQ अगर तुम कर रहे हो तो RFQ में 3 टी कोड यूज किए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं ये, फर्स्ट होता है ME41, ओके, ME41, ME47 और ME49। ओके, इस तरह से टी कोड्स यूज किए जाते हैं कोटेशन के लिए। और इसके बाद नेक्स्ट होता है PO मतलब ये होता है फिर परचेस ऑर्डर, राइट। इसके बाद फोर्थ होता है, क्या रहेगा फोर्थ, गुड्स रिसीव, GRE से कहा जाता है या GRN। ओके, GRN मतलब क्या होता है फिर, सिर्फ GR मतलब क्या होता है, गुड्स रिसीव, GRN मतलब गुड्स रिसीव नोट, राइट। यस, गुड्स रिसीव, यस गुड्स रिसीव। और गुड रिसीव के बाद नेक्स्ट क्या है, यस इसके बाद होता है IR मतलब इनवॉइस रिसीव। ठीक है, इनवॉइस रिसीव। और इसके बाद अगेन है वेंडर पेमेंट, राइट, VP वेंडर पेमेंट। ठीक है, वेंडर पेमेंट इस तरह से। डन। और देखो इसमें से परचेस ऑर्डर जो है, परचेस ऑर्डर क्रिएट करने के लिए फिर टी कोड क्या होता है, ME21N। ओके, उसके बाद गुड रिसिप्ट के लिए EMI GO, इनवॉइस रिसिप्ट के लिए होता है EMI RO, और उसके बाद वेंडर पेमेंट के लिए होता है F-53। ओके, ये नोट कर लो।
रन यहाँ पर। ओके, तो देखो P2P साइकिल जो रन करने की जरूरत कब पड़ती है फिर, अगर तुम्हें कुछ मटेरियल या सर्विस परचेस करनी है एक कंपनी में, तो उस समय तुम्हें P2P साइकिल रन करना पड़ेगा, राइट। और इस P2P साइकिल की फर्स्ट स्टेप क्या है फिर, क्या है फर्स्ट स्टेप, PR। ओके, PR कौन क्रिएट करेगा फिर यहाँ पे, तो देखो क्या होता है, PR कौन क्रिएट करेगा, PR जैसे फॉर एग्जांपल ये तुम्हारी कंपनी है, राइट। और इस कंपनी में क्या होगा, अगेन डिपार्टमेंट रहेंगे, जैसे जैसे यहाँ पे मान लो सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट, या यहाँ पे मान लो फाइनेंस डिपार्टमेंट। इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट मान लो तुम्हारे कंपनी में थे, ठीक है। और यहाँ पे सपोज वेंडर है तुम्हारा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, तो नेम दे देता हूँ मैं इसे, ये सपोज सेल्स डिपार्टमेंट है, ऐसे मैं लेता हूँ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, PD में लेता हूँ इसके लिए, अगेन परचेस डिपार्टमेंट, और ये है स्टोर डिपार्टमेंट, राइट। ये है सपोज फाइनेंस डिपार्टमेंट, राइट। इस तरह से क्या होगा, कंपनीज में अलग अलग डिपार्टमेंट रहेंगे तुम्हारे, ठीक है। और यहाँ से अभी मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है, इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या करना है, एक मटेरियल जो है परचेस करना है, उसकी 50 क्वांटिटी मान लो इन्हें परचेस करनी है, ये रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है इनकी, 50 क्वांटिटी एक प्रोडक्ट मान लो इन्हें चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारी कंपनी जो है बाइक बनाती है और तुम्हें मतलब यहाँ पे एक कस्टमर है, यहाँ पे एक कस्टमर है सपोज, यहाँ पे कस्टमर है, इस कस्टमर को क्या करना है, मान लो 50 बाइक जो है तुम्हारे कंपनी में से इसे परचेस करनी है। तो ये कस्टमर क्या करेगा, एक कंपनी में तुम्हारे ऑर्डर प्लेस करेगा, और वो ऑर्डर जाएगी तुम्हारी सेल्स डिपार्टमेंट के पास, इसके पास जाएगी सेल्स डिपार्टमेंट के पास। फिर ये सेल्स पर्सन क्या करेंगे, जो 50 क्वांटिटी के लिए ऑर्डर यहाँ पे आई है, तो वो कस्टमर को भेजने के लिए हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है या नहीं, ये चेक करेंगे सेल्स पर्सन। ओके, और अगर हमारी स्टोरेज में स्टॉक अवेलेबल होगा उस कस्टमर के लिए, तो क्या करेंगे, वो स्टॉक जो यहाँ पे इस कस्टमर को भेज दिया जाएगा और वो ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगी, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे वो स्टॉक अगर अवेलेबल नहीं है, जो प्रोडक्ट तुम्हें कस्टमर को भेजना है वो अगर अवेलेबल नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, तुम्हें बनाना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा उसका। तो इसीलिए सेल्स डिपार्टमेंट जो ये क्या करेंगे, यहाँ पे ये क्या करेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेंगे कि हमें 50 क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो फिर ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले क्या करेंगे, जो 50 क्वांटिटी प्रोडक्ट इन्हें बनाना है, तो उसके लिए सभी मटेरियल अवेलेबल है या नहीं वो चेक करेंगे, मतलब रॉ मटेरियल अवेलेबल है या नहीं वो चेक करेंगे। और मान लो उन्हें यहाँ पे ऐसे पता चलता है कि जो प्रोडक्शन उन्हें करना है, तो उसमें से सभी कंपोनेंट मान लो अवेलेबल है, लेकिन कोई एक प्रोडक्ट जो मान लो अवेलेबल नहीं है, उसका स्टॉक मान लो खत्म हो चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्यूल टैंक, एक बाइक बनाने के लिए फ्यूल टैंक जो तुम्हें चाहिए, उसका स्टॉक मान लो यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो फिर ये डिपार्टमेंट क्या करेगा, यहाँ पे फ्यूल टैंक के लिए एक PR क्रिएट करेगा, राइट। ये क्या करेंगे यहाँ पे, ऐसे क्या करेंगे यहाँ पे PR क्रिएट करेंगे, राइट। यस, PR क्रिएट करेंगे। PR मतलब क्या है, फिर परचेस रिक्वेशन। और परचेस रिक्वेशन किस लिए होता है फिर, तो अगर कंपनी में किसी पर्सन को या किसी डिपार्टमेंट को एक मटेरियल या सर्विसेज की जरूरत है, तो वो जरूरत या वो रिक्वायरमेंट परचेस डिपार्टमेंट को या परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म करने के लिए तुम्हें क्रिएट करना होता है PR। तो जैसे ये PR क्रिएट करेंगे, तो ये PR किसके पास जाएगा, परचेस डिपार्टमेंट के पास। ओके, परचेस डिपार्टमेंट के पास जाएगा। फिर इन्हें क्या करना पड़ेगा, मतलब परचेस डिपार्टमेंट की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो मटेरियल इन्हें परचेस करके दिया जाए, राइट। अभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो इन्हें कुछ लेना देना है क्या, कि कहाँ से वो मटेरियल ला रहे हैं, किससे ला रहे हैं, किस प्राइस से ला रहे हैं, उन्हें कुछ मतलब है क्या उससे, नहीं। उन्हें क्या चाहिए, जो भी डेट उन्होंने दी है उस डेट तक उन्हें ये मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए तुमको। और फिर मटेरियल परचेस करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या सर्विस परचेस करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, एक मिनट, कंपनी में जो मटेरियल सर्विस परचेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है, परचेस डिपार्टमेंट की, राइट। तो अभी इनके पास क्या रिक्वायरमेंट आई है, 50 क्वांटिटी की एक रिक्वायरमेंट दी है, क्या करेंगे,
पहले तो देखेंगे कि जो मटेरियल परचेस करना है उसके लिए सप्लायर फिक्स है या नहीं। ओके, सप्लायर अगर फिक्स होगा तो क्या किया जाएगा, उस सप्लायर से मटेरियल परचेस किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मटेरियल तुम्हें चाहिए जैसे फ्यूल टैंक, तो इसके लिए ये सप्लायर मान लो तुम्हारा फिक्स है, तो तुम क्या करोगे, आरएफक्यू जो है ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आरएफक्यू कब किया जाता है, अगर तुम्हें सप्लायर मार्केट में पहले सर्च करना है कि कौन बेटर प्राइस से तुम्हें मटेरियल दे रहा है, तो उसके लिए तुम क्या करोगे, आरएफक्यू करोगे। लेकिन सप्लायर अगर फिक्स है तो तुम्हें आरएफक्यू करने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं, फिर डायरेक्टली तुम पीओ क्रिएट करोगे और पीओ जो है फिर इस सप्लायर को भेजा जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्या होगा, सप्लायर को भेजने के बाद वो सप्लायर क्या करेगा, यहाँ पे स्टॉक तुम्हारे इन्वेंट्री में भेज देगा, राइट। लेकिन सप्लायर अगर फिक्स नहीं है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मार्केट में पहले सप्लायर देखना पड़ेगा उस मटेरियल के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी 3 वेंडर है, ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ऐसे 3 वेंडर है। इन तीनों के पास भी मान लो वो मटेरियल अवेलेबल है, तीनों के पास भी मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन इस तीनों में से कौन वो मटेरियल तुम्हें सप्लाई कर सकता है ये फिक्स नहीं है सपोज। तो इसलिए क्या किया जाएगा, यहाँ पे इन तीनों को भी एक रिक्वेस्ट की जाएगी कोटेशन के लिए, मतलब जो मटेरियल हमें चाहिए वो मटेरियल कितने प्राइस से वो मार्केट में सेल कर रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोटेशन लेंगे तीनों से भी एक मटेरियल के लिए, राइट। और कोटेशन लेने के बाद फिर उनका कोटेशन मेंटेन करेंगे। जैसे देखो यहाँ से क्या होगा, ME41 से रिक्वेस्ट करेंगे कोटेशन के लिए। जब कोटेशन आएगा तो ME47 में उसे मेंटेन करेंगे। और उन तीनों में से हमें क्या करना है, फिर एक ही कोटेशन सेलेक्ट कर लेना है कोई भी। तो तीनों में से एक कोटेशन सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे ME49 में हम करेंगे प्राइस कंपैरिजन। और फिर प्राइस कंपैरिजन करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, सिस्टम रैंक लगाएगी कि जो भी वेंडर सबसे कम प्राइस में तुम्हें मटेरियल दे रहा है तो उसका जो कोटेशन है तुम्हें वो दिखाया जाएगा 1 नंबर, जो कम प्राइस में दे रहा है, राइट। फिर तुम क्या करोगे, जो भी तुम्हें सेलेक्ट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 नंबर का जो वेंडर तुम्हें कम प्राइस में दे रहा है तो इसलिए उसका कोटेशन सेलेक्ट करोगे और बाकी के सभी कोटेशन जो फिर वो रिजेक्ट करोगे, ठीक है। और मान लो कि इसमें से तुमने फर्स्ट जो वेंडर है इसका कोटेशन सेलेक्ट किया है, तो फिर उस वेंडर को तुम भेजोगे परचेस ऑर्डर, राइट। फिर परचेस ऑर्डर यहाँ से परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन जो तुम्हारी परचेस डिपार्टमेंट जो क्या करेगा, यहाँ पे परचेस ऑर्डर भेजेगा इस वेंडर को। अब परचेस ऑर्डर मतलब ही क्या है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। उस डॉक्यूमेंट में मेंशन होता है कि तुम्हें एग्जैक्टली कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए, किस एड्रेस पे वो प्रोडक्ट चाहिए या किस प्राइस से वो तुम्हें प्रोडक्ट चाहिए, वो सभी मेंशन रहेगा तुम्हारा परचेस ऑर्डर। फिर इस वेंडर के पास वो ऑर्डर जाने के बाद वो वेंडर क्या करेगा, जो भी तुमने डिलीवरी डेट और एड्रेस दिया था तो उस डेट पे एंड उस स्पेसिफिक एड्रेस पे वो तुम्हें मटेरियल भेज देगा यहाँ पे तुम्हारी कंपनी में, या जो भी तुमने एड्रेस दिया था उस एड्रेस पे ये मटेरियल तुम्हें भेज देगा। और इसके बाद तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फिर जब जैसे ये मटेरियल तुम्हारी कंपनी में आ जाएगा तो वो मटेरियल तुम्हारे पास आ चुका है, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसका कंफर्मेशन लेना पड़ेगा कि मटेरियल जो तुमने ऑर्डर किया था वो कंपनी में अभी अवेलेबल हो चुका है। तो वो कंफर्मेशन लेने के लिए तुम क्या करोगे, यहाँ पे गुड्स रिसीव, ठीक है। मटेरियल जो ऑर्डर किया था वो तुम्हारे कंपनी में आ चुका है, तो वो मटेरियल कंफर्म करने के लिए तुम करोगे गुड रिसिप्ट। और गुड रिसिप्ट करते ही क्या होगा, उस मटेरियल का स्टॉक जो है तुम्हारे इन्वेंट्री में भी अपडेट हो जाएगा। और फिर जब तुम चेक करोगे इन्वेंट्री में कितना स्टॉक अवेलेबल है, तो जो भी क्वांटिटी तुमने परचेज की है वो तुम्हें वहां पे दिख जाएगी, राइट। और जब मटेरियल यहाँ पे इन्वेंट्री में आ जाएगा तो इसके बाद स्टार्ट होता है इन्वेंट्री का पार्ट। यहाँ पे क्या होगा, फिर परचेस का जो पार्ट है, जैसे मटेरियल यहाँ पे आ जाएगा तो परचेस का पार्ट यहाँ पे एंड होगा। लेकिन सिर्फ ये एंड होगा कहाँ से, परचेस के साइड से। लेकिन अभी भी तुम्हारा अकाउंटिंग का पार्ट बाकी है, मतलब मटेरियल तुमने परचेस किया है, स्टोर में रखा है, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, जैसे रिक्वायरमेंट थी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, तो यहाँ से तुम मटेरियल इसे रिमूव करके या इशू करके यहाँ पे दे सकते हो यूज करने के लिए। ये है इन्वेंट्री का पार्ट, मतलब इन्वेंट्री से प्रोडक्शन में यूज करने के लिए देना है तुम्हें मटेरियल, जो मटेरियल इशू कर रहे हो, तो वो अगेन कौन सा पार्ट है फिर, इन्वेंट्री का। जैसे मैंने यहाँ पे तुम्हें बताया, राइट, ये गुड रिसीव्ड, गुड्स इशू, ये किसका पार्ट है, इन्वेंट्री का पार्ट है, राइट। लेकिन अभी P2P एंड हुआ है कि फिर यहाँ पे नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि देखो तुमने मटेरियल तो लिया है लेकिन उस वेंडर की पेमेंट पे की है क्या, नहीं। तो कितनी पेमेंट तुम्हें उसे एग्जैक्टली पे करना है, तो उसके लिए तुम्हें करना पड़ेगा इनवॉइस वेरिफिकेशन। और इनवॉइस वेरिफिकेशन करने के बाद तुम्हें यहाँ पे एग्जैक्ट पता चलता है कि कितनी पेमेंट तुम्हें वेंडर को पे करनी है, राइट।
और यस, उसके बाद फिर क्या करोगे, इनवॉइस वेरिफिकेशन करने के बाद वेंडर की पेमेंट पे कर दोगे, और पेमेंट पे करने के बाद फिर P2P साइकिल तुम्हारी एंड हो जाएगी। ठीक है यहाँ तक? ओके, यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन अगर हो तो पूछ सकते हो। यस, जो भी टॉपिक हमने देखे है अभी तक, यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। राइट, एमएम में हम क्या देखने वाले, ये सिर्फ मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया, अभी ये स्टार्टिंग है। राइट, ये सभी जो पॉइंट मैंने तुम्हें बताया ना P2P, या इसके अलावा ये ऊपर जो बताया मैंने तुम्हें यहाँ पे, ये प्रोक्यूरमेंट कितने टाइप्स की होती है, राइट, ये सभी हम कोर्स में कवर करने वाले। अभी जस्ट हमने क्या देखा, इंट्रोडक्शन, कि पूरे कोर्स में हमारे क्या क्या टॉपिक रहेंगे, ये सभी बिजनेस प्रोसेस कैसे रन की जाती है एसएपी के सॉफ्टवेयर में, वो सब हमें देखना है। क्या देखना है हमें एग्जैक्टली? तो देखो, मान लो एक कंपनी, यहाँ पे ये कंपनी अभी तक जो है कोई दूसरा सॉफ्टवेयर मान लो यूज कर रही थी, फॉर एग्जांपल पान का सॉफ्टवेयर मान लो ये कंपनी यूज कर रही थी, राइट, प्रोक्यूरमेंट के लिए। लेकिन अभी इस कंपनी को क्या करना है, बान सॉफ्टवेयर यूज न करके उन्हें यूज करना है एसएपी का सॉफ्टवेयर, और ये एसएपी का सॉफ्टवेयर यूज करके ये जितने भी बिजनेस प्रोसेस अभी हमने देखी यहाँ पे, बेसिक प्रोक्यूरमेंट हो या स्पेशल प्रोक्यूरमेंट या इन्वेंटरी का पार्ट, तो ये सभी क्या करना है, फिर उन्हें एसएपी के सॉफ्टवेयर पे रन करना है। तो ये कैसे किया जाएगा, ये सब हम देखने वाले हैं। ओके, राइट, यस, जैसे क्या होता है, अगर कोई कंपनी न्यू एसएपी का सॉफ्टवेयर परचेस करेगी तो सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वो एसएपी का सॉफ्टवेयर तुम्हें कंपनी की बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज करना पड़ेगा। जैसे हम कोई न्यू मोबाइल या लैपटॉप परचेस करते हैं तो सबके लिए क्या होता है, वो मोबाइल स्टैंडर्ड आता है या लैपटॉप जो है स्टैंडर्ड आता है। फिर हम क्या करते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे चेंज करते हैं। जैसे हमें उसमें कुछ ऐप्स चाहिए तो वो हम इंस्टॉल करके ले लेते हैं, अगर कुछ नहीं चाहिए स्टैंडर्ड ऐप तो हम उसे डिलीट कर देते हैं। थीम अगर हमें वो पसंद नहीं है तो थीम चेंज करते हैं, फॉन्ट चेंज करते हैं, राइट। मतलब हम क्या करते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कस्टमाइज करते हैं। तो सेम उसी तरह से क्या होता है, जब एक कंपनी अगर सॉफ्टवेयर यूज करना चाहती है तो क्या सभी कंपनी की बिजनेस सेम रहेगी? क्या नहीं। लेकिन जब एसएपी इस सॉफ्टवेयर का लाइसेंस सेल करती है किसी कंपनी को, तो उस समय क्या होगा, वो लाइसेंस सबके लिए सेम रहेगा, उसमें जो स्टैंडर्ड है वो सभी के लिए सेम रहेगा। लेकिन सबके बिजनेस सेम रहेंगे? क्या नहीं रहेंगे, बिजनेस रहेंगे, राइट। तो हम क्या करने वाले, यहाँ पे कोई भी एक कंपनी हम लेंगे एग्जांपल के लिए, और फिर उस कंपनी के बिजनेस हम अज्यूम करेंगे कि इस तरह से फॉर एग्जांपल है वो बिजनेस, और फिर वो सेम बिजनेस तुम एसएपी के सॉफ्टवेयर में कैसे कस्टमाइज कर सकते हो या उसके ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो, वो सब हम देखते हैं। ओके, जैसे P2P साइकिल मैंने तुम्हें बताया, तो ये P2P साइकिल के लिए तुम्हें एसएपी का सॉफ्टवेयर कैसे कस्टमाइज करना पड़ेगा, या उसमें ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करोगे, ये एक्चुअल में परचेस ऑर्डर जो क्रिएट होती है तो कैसे होती है, परचेस रिक्वेशन क्रिएट होता है तो सिस्टम पे कैसे क्रिएट किया जाता है वो एग्जैक्टली, या उसके लिए तुम्हें क्या कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, ये सभी हम डिटेल में देखने वाले। ओके, अभी ये क्या है, एक इंट्रोडक्शन का पार्ट है कि क्या क्या रहे एग्जैक्टली एमएम में। कल हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट देखेंगे, कितने टाइप्स के प्रोजेक्ट होते हैं एसएपी में, वो हम देखेंगे, और उसमें से हमें इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट देखना है, स्टार्ट टू एंड हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे एक कंपनी के लिए। ओके, आज के सेशन में क्या था, सिर्फ इंट्रोडक्शन, एसएपी क्या है, ईआरपी क्या है, या एमएम के मॉडल में क्या था, ये रहेगा आज के सेशन में। और कल हम क्या करेंगे, फिर डिटेल में देखते हैं कि कितने टाइप्स के प्रोजेक्ट होते हैं और कौन से प्रोजेक्ट में क्या क्या करना पड़ता है। ओके, और इसमें देखो ये जो स्पेशल प्रोक्यूरमेंट है, तो अभी हमने क्या देखा, एक प्रोक्यूरमेंट हमने देखा, बेसिक प्रोक्यूरमेंट, मतलब एक नॉर्मल P2P साइकिल जो है जगह पे सेम रहेगी। ओके, कल हम क्या करेंगे, अगर हो सके तो पहले हम क्या करेंगे, ये पार्ट कवर कर लेंगे, बेसिक प्रोक्यूरमेंट और स्पेशल प्रोक्यूरमेंट क्या होता है, या स्टॉक प्रोक्यूरमेंट, नॉन स्टॉक प्रोक्यूरमेंट क्या होता है, पहले ये देखेंगे, उसके बाद हम प्रोजेक्ट देखेंगे कितने टाइप्स के होते हैं और उसमें क्या क्या किया जाता है। ठीक है, यस, यहाँ पे कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, और अगर नहीं समझा तुम्हें ये, तो ये वीडियो में इवनिंग तक अपलोड कर दूंगा गूगल ड्राइव पे, इसका एक्सेस भी तुम्हें मिल जाएगा, तो कल के लेक्चर तक एक बार फिर से तुम देख सकते हो। ओके।